एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के सब्जेक्ट को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स को इस सिंगल वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। ये होता क्या है, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी जो इनकम होती है, एक्सपेंसेस हैं, सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो रिस्क है उसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं। इस प्रोसेस में अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज किया जाता है, फिर रियलिस्टिक गोल्स सेट किए जाते हैं। इसमें बजट बनाना, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस और इमरजेंसी और जो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग होती है वो सब शामिल होती है, ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मिल सके। और अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए वर्क करते हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, ताकि हम फ्यूचर में भी फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें। अब फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है तो फाइनेंशियल गोल्स भी होंगे कुछ, कि इसमें क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले आता है मीटिंग डेली एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इस गोल का मतलब है कि जो हमारी डेली की नीड्स होती हैं, जैसे फूड है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट या जो भी खर्चे होते हैं, उनको टाइम पर और इजीली मैनेज किया जाए। इसमें हम अपने मंथली जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनको बैलेंस करते हैं, जिससे अननेसेसरी जो खर्च है वो कम होते हैं और ज़रूरी नीड्स बिना स्ट्रेस के पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इमरजेंसी फंड्स मतलब फ्यूचर के जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैं जो हमें पता नहीं होती, उनके लिए जो मनी है उसको सेव करके रखना। इसमें जैसे मेडिकल इमरजेंसी आ गई, जॉब लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंट या अर्जेंट रिपेयर आ गया। इस तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम 3 से 6 महीने तक का जो एक्सपेंसेस हैं उनके बराबर अमाउंट अलग से सेव करते हैं, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी आ जाए तो इस टाइम लोन लेने की जगह, किसी पर डिपेंड होने की जगह, हम अपनी ज़रूरत को ईजिली पूरा कर सकें। फिर आता है सेविंग्स फॉर हायर एजुकेशन। इस फाइनेंशियल गोल का मतलब है कि जो फ्यूचर में हमने कोई हायर एजुकेशन करनी है उसके लिए पहले से ही मनी को सेव कर दें। जैसे कोई कॉलेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, कोई टेक्निकल या फॉरेन एजुकेशन लेनी हो, इसके लिए ये करा जाता है, आगे एजुकेशन के टाइम पर फाइनेंशियल बर्डन ना आए। अगला है परचेजिंग अ हाउस ऑफ और प्रॉपर्टी। फाइनेंशियल गोल का मतलब है इसका कि अपने घर या जो प्रॉपर्टी है उसको खरीदने के लिए पहले से प्रॉपर प्लानिंग करना, क्योंकि हाउस परचेज में डाउन पेमेंट, लोन, होम लोन, ईएमआई, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब शामिल होते हैं। वही फाइनेंशियल प्लानिंग हमको लॉन्ग टर्म सेविंग्स कराता है, जिससे लोन का बर्डन जो है वो कम होता है। अब है बाइंग अ व्हीकल। अगर कोई व्हीकल खरीदना है हम, जैसे कार या बाइक, ये खरीदने के लिए पहले से पैसे जमा करना होता है, जैसे सेम हाउस टाइम की तरह। स्टार्टिंग और एक्सपेंडिंग अ बिजनेस। इसका मतलब है बिजनेस स्टार्ट करने या पहले से स्टार्टेड बिजनेस को ग्रो करने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना, क्योंकि बिजनेस के लिए कैपिटल, मशीनरी, रॉ मटेरियल ये सब चाहिए होता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग से हम फंड को अरेंज, सेव और इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग्स होती है वो कर सकते हैं, ताकि बिजनेस क्लियर अच्छे वे में चल सके। नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली नीड्स। सोच रहे होगे कि अब आया काम का पॉइंट है। तो इसका वही मतलब है कि शादी और जो फैमिली से जुड़ी जो भी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके लिए पहले से सेविंग्स करना, जैसे मैरिज है, चिल्ड्रन एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, कोई फेस्टिवल्स है, उनके लिए सेविंग्स करना। नेक्स्ट है वेल्थ क्रिएशन थ्रू इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है अपनी जो सेविंग्स हैं उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करना, ताकि वो सिर्फ इन जमा ना हो, वो ग्रो भी करे। जैसे कई ये हैं आजकल, म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, या एफडी कर दी तो एफडी एक अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करती है, उन जगह इनकी इन्वेस्टमेंट करना।
फाइनेंशियल प्लानिंग से हम रिस्क और रिटर्न्स का जो बैलेंस है उसको बना सकते हैं, क्योंकि अगर सारा पैसा हमने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया तो पता है उसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। इसलिए क्या करें, हाफ अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में लगा दी और हाफ अमाउंट की एफडी कर दी, जिससे रिस्क और रिटर्न्स जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। अगला है टैक्स प्लानिंग और सेविंग्स। इसका मतलब है जो टैक्स है उनका लीगली कम करना और मैक्सिमम सेविंग्स करना। जैसे हम जो इनकम टैक्स रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट जैसे एलआईसी है, पीपीएफ ये है, तो ये सब चूज करते हैं, जिससे अननेसेसरी जो टैक्स हैं वो बर्डन उनका कम हो जाता है, सेविंग इंक्रीज होती है और जो हमारी मनी है वो फ्यूचर गोल्स के लिए एफिशिएंटली यूज हो पाती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, रिटायरमेंट प्लानिंग। मतलब रिटायरमेंट के बाद जॉब तो रहेगी नहीं, तो उसके लिए फाइनेंशियल सिक्योर बनना। जब रेगुलर इनकम जो है बंद हो जाती है तो डेली एक्सपेंसेस, मेडिकल नीड्स और जो कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल है उसके लिए पहले से सेविंग करके रखना, ताकि उस टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो पेंशन्स आती हैं आजकल तो काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स या अदर जॉब्स में पेंशन्स जो है वो बंद हो गई है। इसलिए जॉब के टाइम पर ही इतनी सेविंग्स कर लेना कि हमको फ्यूचर में जब जॉब से हम रिटायर हों तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग की। पहला है असेसिंग करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन। इसमें हम अपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन को जो है क्लियरली समझते हैं। इसमें अपनी टोटल इनकम, मंथली एक्सपेंसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स और लायबिलिटी का प्रॉपर एनालाइज किया जाता है। जो भी हमारी एक्चुअल कंडीशन है वो हमको पता होती है, तब हम रियलिस्टिक और इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाते हैं। फिर आता है सेटिंग फाइनेंशियल गोल। इसमें फाइनेंशियल गोल डिसाइड करते हैं जैसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में जैसे व्हीकल है, एजुकेशन है, लॉन्ग टर्म जैसे हाउस है, रिटायरमेंट है, ये सब सेट किए जाते हैं। और क्लियर गोल सेट करने से जो है फाइनेंशियल प्लानिंग को एक डायरेक्शन मिल जाती है। फिर है एस्टिमेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। इसमें हम अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर इनकम का एस्टिमेट लगाते हैं, जैसे सैलरी, बिजनेस इनकम जो होती है, साथ ही जो मंथली और ईयरली एक्सपेंसेस है, रेंट, फूड, बिल्स, एजुकेशन, इन सब का भी एस्टिमेट करते हैं। इससे हमें पता लगता है कि कितना जो हमारी कितनी मनी है वो बचेगी, जिससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम निर्णय या जो भी डिसीजंस हैं वो ले पाते हैं। फिर आता है प्रिपेयरिंग अ बजट। इसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस को प्लान करके बजट बनाते हैं। बजट में डिसाइड किया जाता है कि कितनी अमाउंट खर्च करनी है और कितनी सेव करनी है और कितनी को जो है इन्वेस्ट करना है। वही फिर इससे अननेसेसरी एक्सपेंसेस कंट्रोल हो जाते हैं और जो मनी मिसयूज है वो नहीं होता। फिर है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। वही कि इसमें सेविंग में डिसाइड किया जाता है कि कितनी अमाउंट सेव करें और कितनी को इन्वेस्ट करें कहीं पर। जैसे सिर्फ सेविंग रखना काफ़ी नहीं होता, बल्कि एफडी या म्यूचुअल फंड्स जैसा बताया था वहाँ पर इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारी मनी है वो फास्ट ग्रो करे। फिर है रिस्क मैनेजमेंट और इंश्योरेंस प्लानिंग। इसमें हम अपनी लाइफ या जो भी हमारी एसेट्स हैं उनसे जुड़े जो भी फाइनेंशियल रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एक्सीडेंट है, इलनेस है, डेथ है या प्रॉपर्टी लॉस है, इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग से लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कराए जाते हैं, ताकि अनएक्सपेक्टेड जो भी सिचुएशंस हो उसमें फाइनेंशियल लॉस कवर हो सके और फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन रहे। इसमें आप एलआईसी जैसी कंपनियां मेंशन कर सकते हैं। फिर वही टैक्स प्लानिंग। इसमें इनकम टैक्स को लीगली रिड्यूस करने की प्लानिंग करते हैं। टैक्स सेविंग, इन्वेस्टमेंट जैसे पीपीएफ ये सब किया जाता है। फिर आता है रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ द प्लान। इसमें फाइनेंशियल प्लान को टाइम टू टाइम चेक और उसमें अपडेट किया जाता है। इनकम, एक्सपेंसेस या जो भी हमारे गोल्स हैं या मार्केट कंडीशंस हैं वो चेंज हो सकती हैं, तो इसमें यही किया जाता है कि प्लान को रिवाइज करना इसमें ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं बजटिंग, इनकम एंड पेमेंट की। इसका पहला पॉइंट है एस्टिमेटिंग टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। मतलब इस स्टेप का मतलब है अपनी टोटल इनकम को कैलकुलेट करना फ्रॉम ऑल सोर्सेज। इसमें सैलरी है, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स और जो भी अदर अर्निंग्स हैं सब इंक्लूड होते हैं।
जब हमें अपनी एक्चुअल अर्निंग कैपेसिटी और क्लियर होती है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, तो हम बजट को रियलिस्टिकली प्लान कर सकते हैं। फिर आता है आइडेंटिफाइंग फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस को अलग किया जाता है। फिक्स्ड यानी कि जो हर मंथ सेम होते हैं, जैसे रेंट है, ईएमआई है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सेम अमाउंट पे होनी है हर साल या हर मंथ। वेरिएबल एक्सपेंसेस में जो मंथ टू मंथ पैरी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, किसी मंथ कम आ सकता है और किसी महीने जो है वो ज़्यादा आ सकता है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, कभी हम कम एक्सपेंस खर्च करते, ज़्यादा। फिर क्या किया जाता है, प्रायोरिटाइजिंग एसेंशियल पेमेंट्स। इसमें हम इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल जो भी पेमेंट्स हैं उनको पहले प्रायोरिटी देते हैं, जैसे रेंट है, बिल्स है, लोन या जो भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जरूरी चीजें हमेशा पे होनी चाहिए और पहले होनी चाहिए, और जो भी अननेसेसरी खर्चे हैं वो पहले ना हो, जिससे हमको मनी की शॉर्टेज ना आए, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। फिर आता है एलोकेटिंग इनकम फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इस स्टेप में हम अपनी इनकम का जो एक पार्ट है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड्स है, ये सब इसमें इमरजेंसी फंड ये सब किया जाता है। इससे जो है पैसे फ्यूचर गोल्स के लिए ग्रो होते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर होती है। फिर आता है कंट्रोलिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस। वही इसमें हम जो है अपने एक्स्ट्रा और अननेसेसरी खर्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करते हैं, जैसे लग्जरी आइटम्स पर वेस्ट करना, या इंश्योर करते हैं कि पैसे वेस्ट ना हो और ज़्यादा पोर्शन जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में यूज हो। अब बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। फर्स्ट पॉइंट, अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी इन द फ्यूचर। इसका मतलब है अगर आज 1 रुपए का जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट या रिटर्न्स के साथ फ्यूचर में 1 रुपए से ज़्यादा बन जाएगा। यानी कि मनी हैज़ अर्निंग पोटेंशियल ओवर टाइम। इसलिए आज के जो पैसे हैं वो फ्यूचर के पैसों से ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। मतलब फ्यूचर के 1 रुपए की कीमत आज के 1 रुपए की कीमत से कम होगी। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू शोज करेंट वर्थ ऑफ फ्यूचर मनी। यानी कि अगर हम फ्यूचर में कोई हमको मतलब अगर हमें फ्यूचर में कोई पैसे मिलेंगे तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, आज की वैल्यू है, उसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। यानी कि फ्यूचर के पैसे को आज के टर्म में कैलकुलेट करना। यानी अगर 1 साल बाद हमको 110 रुपये मिलेंगे और इंटरेस्ट रेट उस पर 10% है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू करेंट में 100 रुपये होगी। अगला पॉइंट है फ्यूचर वैल्यू सोर्स हैज मच करंट मनी विल ग्रो। यानी कि अगर हम आज पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में वो कितने बनेंगे, या फ्यूचर वैल्यू उसको कहते हैं। यानी कि आज के पैसे प्लस इंटरेस्ट या रिटर्न्स इज इक्वल टू फ्यूचर में कितनी अमाउंट हमको मिलेगी। यानी प्रेजेंट वैल्यू का जस्ट अपोजिट कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है मनी ग्रोज ओवर टाइम ड्यू टू इंटरेस्ट कंपाउंडिंग और इज डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू। इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का मतलब है अगर आज पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो टाइम के साथ इंटरेस्ट के साथ इंक्रीज होते हैं। डिस्काउंटिंग का मतलब है अगर फ्यूचर में पैसे मिलेंगे तो उसको आज के टर्म्स में कम करके कैलकुलेट करना, इसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूज इन लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, एन्युटीज एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज हर जगह होता है जहां पर पैसे इन्वॉल्व हों। लोन्स में कैसे, ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे फ्यूचर में मिलेंगे उसके लिए। एन्युटीज में रेगुलर पेमेंट की वैल्यू के लिए। बिजनेस डिसीजंस में कैश फ्लोज की वैल्यू एसेस करने के लिए। अब बात करते हैं सेविंग्स की। सेविंग्स का मतलब होता है वही कि इनकम का एक ऐसा हिस्सा जो फ्यूचर के लिए अलग रखा जाता है। ये इमरजेंसीज और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरी होता है और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे एजुकेशन, रिटायरमेंट या इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। रेगुलर सेविंग्स हैबिट्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस देती हैं, और
स्मॉल सेविंग्स भी टाइम के साथ इंक्रीज हो सकती हैं। हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। पहला, हेल्प्स कवर इमरजेंसी एक्सपेंसेस, फ्यूचर के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए हेल्पफुल है। सेकंड, फ्यूचर गोल्स अचीव करने में सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डेट फ्री रहने में मदद करता है। अगर आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स हैं तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, स्ट्रेस कम करता है और पीस ऑफ माइंड ये सेविंग्स देती हैं। फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ क्रिएशन प्रोवाइड करते हैं। एसेट्स इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ लाइफ एंड लाइफस्टाइल, सेविंग से हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। अब फटाफट टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स की। फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग फंड्स टू एसेट्स। मतलब ये एक प्रॉपर और प्लान्ड प्रोसेस होता है जो अपने पैसे को डिफरेंट एसेट्स जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसके थ्रू इसमें बिना सोचे समझे पैसे नहीं लगाए जाते बल्कि प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट की जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ओवर टाइम। मेन गोल इसका टाइम के साथ इनकम को इंक्रीज करना है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का पर्पस सिर्फ मनी बचाना नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएट करना होता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स लाइक एजुकेशन, हाउस एंड रिटायरमेंट। इससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं जैसे फ्यूचर में एजुकेशन के लिए, हाउस के लिए, रिटायरमेंट टाइम पर। इट कंसीडर्स रिस्क टॉलरेंस एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स। अलग अलग इन्वेस्टर्स की रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में इन्वेस्टर के रिस्क टॉलरेंस और एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों का ध्यान इसमें रखा जाता है। टाइम होरिजोन प्लेज अ की रोल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसमें टाइम जैसे शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म ये इम्पोर्टेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम हो जाता है जबकि शॉर्ट टर्म में हाई रिस्क होता है। प्रॉपर प्लानिंग रिड्यूसेस फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, जब प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट होती है तो फ्यूचर का जो फाइनेंशियल रिस्क है वो कम हो जाता है। अचानक मनी की प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से अवेलेबल इनकम का जो बेस्ट यूज है वो होता है। इनकम सही जगह इन्वेस्ट हो जाती है। इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग रिस्क एंड रिटर्न इफेक्टिवली। अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से रिस्क और रिटर्न के बीच जो है एक बैलेंस बनाया जा सकता है जिससे सेफ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होती है। कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न। रिटर्न रेफर्स टू द गेन और लॉस ऑन एन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न का मतलब है इन्वेस्टमेंट से होने वाला प्रॉफिट या लॉस। ये इन्वेस्टर की जो इनकम है उसको शो करता है। इट कैन बी मेजर्ड एज एब्सोल्यूट रिटर्न और परसेंटेज रिटर्न। रिटर्न को अमाउंट में या परसेंटेज में मेजर किया जा सकता है। परसेंटेज रिटर्न कंपैरिजन के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। वैसे रिटर्न इंक्लूड्स इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। रिटर्न दो पार्ट्स का होता है, इनकम का, इंटरेस्ट, डिविडेंड जैसे, और कैपिटल एप्रिसिएशन जिसको प्राइस इंक्रीमेंट या प्राइस इंक्रीज कहते हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न मेजर्स टोटल रिटर्न ओवर अ पीरियड। होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताता है कि पूरे इन्वेस्टमेंट पीरियड में टोटल कितना रिटर्न मिला इंक्लूडिंग इनकम और प्राइस चेंज। एनुअलाइज्ड रिटर्न हेल्प कंपेयर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। एनुअलाइज्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट को ईयरली बेसिस पर कन्वर्ट करता है जिससे क्या होता है अलग अलग इन्वेस्टमेंट को ईजिली कंपेयर किया जा सकता है। अगला है एक्सपेक्टेड रिटर्न इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्यूचर के पॉसिबल रिटर्न्स और उनकी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं। हायर रिटर्न जनरली इन्वॉल्व्स हायर रिस्क। जनरली जहां पर रिटर्न ज़्यादा होते हैं वहां पर रिस्क भी ज़्यादा होता है। रिटर्न मेजरमेंट एज इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन।
रिटर्न मेजर करने से इन्वेस्टर बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज सेलेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क की। पहला पॉइंट, रिस्क मीन्स अनसर्टेनली ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। रिस्क का मतलब ही यही होता है कि एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिफरेंट हो सकता है। इट अराइजेज ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से रिस्क होता है, प्राइस स्टेबल नहीं रहते। सिस्टमैटिक रिस्क अफेक्ट्स द होल मार्केट। सिस्टमैटिक रिस्क पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, ये सब। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज एसेट स्पेसिफिक। जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होते हैं वो किसी पर्टिकुलर कंपनी या एसेट से रिलेटेड होता है, जैसे स्ट्राइक है, मैनेजमेंट फेलियर है, ये सब। रिस्क इज मेजर्ड यूजिंग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से ये पता चलता है कि रिटर्न कितने फ्लक्चुएट कर रहा है। नेक्स्ट, बेटा मेजर्स मार्केट रिलेटेड रिस्क। बेटा बताता है कि कोई इन्वेस्टमेंट मार्केट के कंपैरिजन में कितना रिस्की है। ये वो वाला बेटा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हायर रिस्क डिमांड्स हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो रिस्क ज़्यादा होगा तो वो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भी डिमांड करता है। रिस्क असेसमेंट हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। रिस्क का एनालाइज करने से इन्वेस्टर सेफ और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं। फटाफट अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट्स का मिक्सचर होता है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड। पोर्टफोलियो रिटर्न इज द वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल रिटर्न्स। पोर्टफोलियो का रिटर्न हर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न और उसके जो वेटेज है उस पर डिपेंड करता है। पोर्टफोलियो रिस्क डिपेंड्स ऑन एसेट करेक्ट कोरिलेशन। एसेट्स के बीच रिलेशन कोरिलेशन जो है पोर्टफोलियो रिस्क को अफेक्ट करता है। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क। डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने से टोटल रिस्क कम हो जाता है। सिंपल सी बात है। नेगेटिव कोरिलेशन रिड्यूसेस रिस्क सिग्निफिकेंटली। जब एक एसेट का प्राइस इंक्रीज होता है और दूसरे का गिरता है तो रिस्क और कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोर्टफोलियो थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हैरी मार्कोविच। जो पोर्टफोलियो की थ्योरी थी वो हैरी मार्कोविच ने दी थी, जिसमें रिस्क और रिटर्न की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया गया। एफिशिएंट पोर्टफोलियो ऑफर्स मैक्सिमम रिटर्न फॉर गिवन रिस्क। जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो होता है जो रिस्क पर मैक्सिमम रिटर्न दे सके। पोर्टफोलियो एनालिसिस इम्प्रूव्स इन्वेस्टमेंट एफिशिएंसी। पोर्टफोलियो एनालिसिस जो होता है उससे इन्वेस्टर बेटर परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो फॉर्मेशन की। डाइवर्सिफिकेशन मींस स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि इनकम या मनी एक जगह ना लगाकर अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना। इट रिड्यूसेस अनसिस्टमेटिक रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन से कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कम हो जाता है। इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट एसेट्स। शेयर्स है, बॉन्ड्स है, गोल्ड है, या जैसे जो डिफरेंट एसेट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस सेक्टर रिस्क। अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से सेक्टर फेलियर जो होता है उसका रिस्क कम हो जाता है। जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रीजनल रिस्क। डिफरेंट कंट्रीज या रीजन्स में इन्वेस्टमेंट से रीजनल प्रॉब्लम्स का इफेक्ट कम होता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन में रिड्यूस रिटर्न्स। मतलब ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन से कभी कभी रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं। पोर्टफोलियो फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर गोल्स। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके गोल्स, रिस्क कैपेसिटी और टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। डाइवर्सिफिकेशन इम्प्रूव्स स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न्स स्टेबल और लेस रिस्की हो जाते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड बॉन्ड्स की। गोल्ड बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज। गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से आते हैं।
इसलिए सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। दे आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट की तरफ से। दे आर लिंक टू गोल्ड प्राइजेस, इनका वैल्यू गोल्ड के मार्केट प्राइस जो भी चल रहा हो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोवाइड इंटरेस्ट अलोंग विद कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कि गोल्ड बॉन्ड में फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है और गोल्ड प्राइस इंक्रीज का बेनिफिट भी मिलता है। दे आर सेफर देन फिजिकल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में क्या होता है, चोरी हो गया, स्टोरेज का रिस्क भी होता है, जबकि गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो सिक्योर होते हैं। नो स्टोरेज कॉस्ट इज इन्वॉल्व, गोल्ड बॉन्ड्स में लॉकर या स्टोरेज के लिए कोई भी खर्चा हमको नहीं करना होता है। कैपिटल गेन्स टैक्स इज एग्जेम्प्ट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर गोल्ड बॉन्ड्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता, जो एक काफ़ी बड़ा एडवांटेजेस या कहें हम काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। दे एक्ट एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने पर गोल्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, इसलिए गोल्ड बॉन्ड्स इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन देते हैं। अब बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। रियल एस्टेट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है लैंड, हाउस, फ्लैट, शॉप या कमर्शियल बिल्डिंग में पैसे इन्वेस्ट करना। ये एक फिजिकल एसेट्स होती हैं, अनलाइक शेयर्स या बॉन्ड्स जो पेपर एसेट्स होते हैं। इट प्रोवाइड्स रेंटल इनकम, जो रियल एस्टेट है उनसे इन्वेस्टर को रेगुलर रेंटल इनकम मिल सकती है, जैसे घर है या शॉप है, रेंट पर देने से इससे स्टेबल कैश फ्लो जनरेट होता है। इट ऑफर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, टाइम के साथ लैंड और प्रॉपर्टी की वैल्यू तो इंक्रीज होती ही है, जिससे लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है, प्लस रेंट तो उसका मिल ही रहा है। इट रिक्वायर्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में एंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशियल कैपिटल चाहिए होती है, इसलिए हर इन्वेस्टर के लिए ये इजी नहीं होता। लिक्विडिटी इज लो कंपेयर टू फाइनेंशियल एसेट्स, प्रॉपर्टी को तुरंत जो है हम खरीद बेच नहीं कर सकते, इसकी मुश्किल होता है। शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स की तरह इजीली कैश में कन्वर्ट इसको नहीं कर सकते, इसलिए लिक्विडिटी जो है इसकी लो होती है। इट हेल्प्स इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट को पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने से रिस्क डाइवर्सिफाई होता है, क्योंकि जो इसका रिटर्न है वो इक्विटी से अलग बिहेव करता है। फिर आता है रियल एस्टेट इज अफेक्टेड बाय लोकेशन एंड डिमांड, सीधी सी बात है, प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो मेनली उसकी लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड और डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। इट ऑफर्स टैक्स बेनिफिट्स ऑन लोन्स, होम लोन्स पर इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल पेमेंट पर टैक्स बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं, जो इन्वेस्टर के लिए एक एडवांटेज होता है। अब बात करते हैं ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स की। पहला, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो बिल्कुल ही नई जगह पर जीरो से स्टार्ट किए जाते हैं, जैसे कोई न्यू फैक्ट्री है या हाईवे बना रहे हैं, ये सब। दे इन्वॉल्व हाई रिस्क एंड हाई कॉस्ट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में रिस्क और कॉस्ट जो है दोनों ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन, परमिशंस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सब नया होता है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स यूज एक्साइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में पहले से जो मौजूद फैसिलिटीज़ हैं जैसे फैक्ट्रीज या प्लांट्स, उनका यूज़ किया जाता है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैव लोअर रिस्क, एक्सिस्टिंग सेटअप होने की वजह से रिस्क कंपेरेटिवली कम होता है इसमें। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स अलाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्न डिज़ाइन है ईजिली अडॉप्ट किए जा सकते हैं। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट सेव टाइम, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही डेवलप होता है, इसलिए जो प्रोजेक्ट हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। बोथ इम्पैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करते हैं।
इन्वेस्टमेंट चॉइस डिपेंड्स ऑन रिस्क एपेटाइट। इन्वेस्टर का डिसीजन उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। हाई रिस्क वाले ग्रीन फील्ड, लो रिस्क वाले ब्राउन फील्ड। अब बात करते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड रेगुलर इनकम। जो भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इन्वेस्टर को रेगुलर और फिक्स्ड इनकम देते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट। एग्जाम्पल्स इंक्लूड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। जो इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड्स, और जो डिबेंचर्स होते हैं वो है। रिटर्न्स आर प्रेडिक्टेबल। जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स के जो रिटर्न्स होते हैं वो पहले से फिक्स्ड होते हैं, इसलिए इनकम का आइडिया हो जाता है। रिस्क इज लोअर कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी के कंपैरिजन में रिस्क कम होता है क्योंकि रिटर्न्स जो हैं वो गारंटेड होते हैं। सीधी सी बात है, अगर गारंटेड रिटर्न्स मिल ही रहे हैं तो रिस्क उसका कम हो जाता है। सुटेबल फॉर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए फिक्स्ड इनकम बेस्ट ऑप्शन होता है। दे ऑफर कैपिटल प्रोटेक्शन। मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट वापस तो मिलती है, इसलिए कैपिटल सेफ्टी भी होती है। इंटरेस्ट रेट चेंजेस आफ्टर अफेक्ट प्राइसेस। मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ने से या घटने से बॉन्ड प्राइसेस अफेक्ट होते हैं। दे इंश्योर इनकम स्टेबिलिटी। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टर को स्टेबल और सिक्योर इनकम प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स डिराइव वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। डेरिवेटिव्स की वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट जैसे शेयर, कमोडिटीज या करेंसी से आती है। एग्जाम्पल इंक्लूड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कॉमन डेरिवेटिव्स हैं ऑप्शंस, स्वैप्स, ईटीसी। दे आर यूज फॉर हेजिंग रिस्क। डेरिवेटिव्स का जो मेन यूज है वो रिस्क को प्रोटेक्ट करना होता है। दे हेल्प इन प्राइस डिस्कवरी। मार्केट में फ्यूचर प्राइसेस का एस्टिमेट लगाने में ये काफ़ी मदद करते हैं। दे इन्वॉल्व हाई लेवरेज। डेरिवेटिव्स में कम इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल किया जा सकता है। रिस्क इज हायर देन कैश मार्केट। हाई लेवरेजेस में की वजह से लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए रिस्क भी इसमें हाई होता है। यूज्ड बाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। डेरिवेटिव्स का यूज़ जो है वो ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं। दे इंक्रीज मार्केट एफिशिएंसी। जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो मार्केट को स्टेबल, लिक्विड और एफिशिएंट बनाते हैं। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट इन इंडिया की। कमोडिटी मार्केट डील्स इन फिजिकल गुड्स। कमोडिटी मार्केट में फिजिकल गुड्स जैसे मेटल्स हो गया, एग्रीकल्चर है, प्रोडक्ट्स उनमें ट्रेड होती हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल हो गया, वीट जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेजर कमोडिटीज होते हैं। इट हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन। कमोडिटी मार्केट डिमांड सप्लाई के थ्रू जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखता है। MCX एंड NCDEX आर मेजर एक्सचेंजेस। इंडिया में MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस और NCDEX मेन कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं। इट हेल्प्स फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स। फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स अपने फ्यूचर प्राइस को लॉक करके रिस्क को कम कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। कमोडिटीज इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज होती है, इसलिए इन्फ्लेशन हेज का जो काम करती है। इट इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी। एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग से फेयर प्राइसिंग और ट्रांसपेरेंसी भी आती है। इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। कमोडिटी मार्केट ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको सपोर्ट करता है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम को।
पहला पॉइंट, म्यूचुअल फंड्स पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की जो मनी है वो कलेक्ट की जाती है और उसे एक जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है। दे आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स। म्यूचुअल फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं, जो मार्केट नॉलेज और एक्सपीरियंस रखते हैं। दे ऑफर डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड जो है मनी डिफरेंट शेयर्स, बॉन्ड्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे रिस्क भी कम हो जाता है। टाइप इंक्लूड इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का जो मेन टाइप्स होते हैं वो इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स जो है होते हैं, जो अलग अलग रिस्क लेवल के होते हैं। रिस्क डिपेंड्स ऑन फंड टाइप। इक्विटी फंड्स में ज़्यादा रिस्क होता है, डेट फंड्स में रिस्क कम होता है और हाइब्रिड जो फंड्स होते हैं उसमें मीडियम रिस्क होता है। दे प्रोवाइड लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड्स यूनिट को इजीली रिडीम सेल किया जा सकता है, इसलिए जो है लिक्विडिटी है वो अच्छी होती है। सुटेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। जो कम इनकम, कम मनी रखने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे हेल्प इन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स कंपाउंडिंग के थ्रू वेल्थ क्रिएट करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ की। पहला पॉइंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टिंग अब्रॉड। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है फॉरेन कंट्रीज के एसेट्स में अपनी इनकम इन्वेस्ट करना। इट प्रोवाइड्स ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने से ग्लोबल लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। इट रिड्यूसेस कंट्री स्पेसिफिक रिस्क। अगर एक कंट्री की इकोनॉमी वीक हो जाए तो दूसरी कंट्रीज के रिटर्न्स से उसको, उसके लॉस को इसमें कवर किया जा सकता है। रिटर्न्स डिपेंड ऑन फॉरेन मार्केट्स। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो फॉरेन स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। करेंसी रिस्क इज इन्वॉल्व। एक्सचेंज रेट चेंज होने से प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, इसे करेंसी रिस्क कहते हैं। इट इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में फॉरेन शेयर्स, जो ईटीएफएस और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इट इम्प्रूव्स पोर्टफोलियो एफिशिएंसी। जो ग्लोबल एसेट्स है वो ऐड करने से रिस्क कम और रिटर्न जो है वो बेटर हो सकते हैं। इट ऑफर्स एक्सपोजर टू ग्लोबल ग्रोथ। इन्वेस्टर को इंटरनेशनल कंपनीज और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट मिलता है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं करेंसी डेरिवेटिव्स की। करेंसी डेरिवेटिव्स डील इन एक्सचेंज रेट्स। जो करेंसी डेरिवेटिव्स होते हैं उनका रिलेशन फॉरेन एक्सचेंज रेट से होता है। दे हेल्प इन मैनेजिंग फॉरेक्स रिस्क। ये टूल्स करेंसी फ्लक्चुएशन के रिस्क को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। यूज्ड बाय एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स जो हैं फ्यूचर में होने वाले एक्सचेंज रेट लॉस से बचने के लिए इनका यूज करते हैं। टाइप्स इंक्लूड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। करेंसी डेरिवेटिव्स का जो मेन टाइप होते हैं वो करेंसी फ्यूचर्स और करेंसी ऑप्शंस होते हैं। दे रिड्यूस अनसर्टेनिटी। फ्यूचर एक्सचेंज रेट फिक्स होने से बिजनेस प्लानिंग इजी हो जाती है। ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंजेस। इंडिया में करेंसी डेरिवेटिव जो है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। दे इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फॉरेक्स रिस्क कंट्रोल होने से जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टेबल रहता है। दे एनहेंसेस रिस्क मैनेजमेंट। करेंसी डेरिवेटिव्स इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल का काम करते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी।
डिजिटल करेंसी इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। डिजिटल करेंसी एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे गूगल पे वगैरह होते हैं। इट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। डिजिटल करेंसी का बेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है जो सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होती है। क्रिप्टो करेंसी इज अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी, जैसे बिटकॉइन है, ये सभी जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी के एग्जाम्पल्स हैं। इट अलाउज फास्ट ट्रांजैक्शंस। डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शंस काफ़ी फास्ट हो जाती हैं, स्पेशली इंटरनेशनल पेमेंट्स में। इट रिड्यूसेस ट्रांजैक्शंस कॉस्ट। जो मिडिल मैन होते हैं वो कम होने की वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो होती है। इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर। इस पर किसी सिंगल अथॉरिटी या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। हाई वोलेटिलिटी इज इन्वॉल्व। डिजिटल करेंसी की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए रिस्क हाई होता है। ये मैं करेक्ट कर दूं, गूगल पे को डिजिटल करेंसी में काउंट मत करना, मतलब वो नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। डिजिटल करेंसी को जो है वो फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट माना जा रहा है। स्पेशली यूएसए में डिजिटल करेंसी जो है वो काफ़ी यूज में, बिटकॉइंस का वहाँ पे काफ़ी यूज होता है। अब बात कर लें पर्सनल टैक्स प्लानिंग की। टैक्स प्लानिंग मीन्स मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी लीगली। टैक्स प्लानिंग का मतलब है लीगल तरीकों से टैक्स को कम कराना, ना कि कोई टैक्स चोरी करना। टैक्स चोरी जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये ऐसा बना देते हैं कि टैक्स चोरी हो जाए, या मतलब चोरी नहीं, वो इनकम को इतना कम दिखाया जाता है कि टैक्स जो है उस पर बनता ही नहीं है, या इनकम को ऐसे सोर्सेज से जो है रिसीव किया जाता है जिससे वो रिकॉर्ड में ना आए, तो ये सब टैक्स चोरी होती है। इट इज डन विद इन प्रोविजंस ऑफ लॉ। टैक्स प्लानिंग इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स के अंदर रहकर की जाती है। इट इंक्रीजेज डिस्पोजेबल इनकम। टैक्स कम होने से जो हाथ में हमारे जो है ज़्यादा पैसा कहें, या जिसे कहें डिस्पोजेबल इनकम, वो बचती है। इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग से फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना इजी हो जाता है। इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। टैक्स सेविंग के लिए पीपीएफ, एलआईसी, ईएलएल, ईएलडबलएस जैसे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी प्लानिंग इसमें की जाती है। प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड्स पेनल्टीज। सही टैक्स प्लानिंग से पेनल्टी और इंटरेस्ट से बचाव होता है। इट इंश्योर्स कंप्लायंस विद टैक्स लॉज। टैक्स प्लानिंग से लॉ फॉलो होता है और लीगल प्रॉब्लम नहीं होती। इट प्रमोट्स सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। टैक्स बेनिफिट्स की वजह से लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ मोटिवेट होते हैं। एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, जो अक्षय कुमार हैं सेलिब्रिटी, वो एक हायर लीगल टैक्स पेयर है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स लीगली तरीके से पे करते हैं, जिस कारण उनको कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसलिए सम्मानित भी कर चुका है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया फॉलोज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें जिसकी जितनी इनकम ज़्यादा होती है उन पर टैक्स रेट भी उतना ही ज़्यादा लगता है। टैक्स रेट्स इंक्रीजेस विद इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, टैक्स का जो एक स्लैब बना के रखती है गवर्नमेंट, वो चेंज होता है और टैक्स का परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाता है। करंट में टैक्स का जो स्लैब है शायद 12 लाख तक है। ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जनरल नॉलेज की, ये अगर आप एग्जाम में इंक्लूड करेंगे तो हायर मार्क्स मिल सकते हैं। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब ये जो डायरेक्टली इंडिविजुअल या एंटिटी की इनकम पर लगता है, डायरेक्ट पर्सन पर लगता है। इट अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स, एचईएफएस या जो
फर्म्स होती हैं, कंपनीज हैं और अदर जो एंटिटीज हैं उन पर अप्लाई होता है। स्लैब रेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हर साल बजट के थ्रू जो है टैक्स स्लैब्स और रेट्स डिसाइड करती है। टैक्स इज चार्ज एनुअली। इनकम टैक्स जो है हर साल की इनकम पर जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के जो फाइनेंशियल ईयर है उस पर लगाया जाता है। इट इज गवर्न्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट। इंडिया में इनकम टैक्स का जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ये उसके रूल्स के अकॉर्डिंग चार्ज होता है। इट इज़ अ मेजर रिवेन्यू सोर्स। इनकम टैक्स गवर्नमेंट के लिए मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू होता है जिससे डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं। इस टैक्स की इनकम को गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करने और डिफेंस में यूज़ करती है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग की। इट अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स एंड HUFs। पर्सनल टैक्स प्लानिंग इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जिनको HUF कहते हैं उनके लिए होता है। इट कवर्स इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस। सैलरी है, बिजनेस या हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, ये सब जो होते हैं सोर्सेस, इनकी इनकम टैक्स प्लानिंग में कवर होती है। इट इन्वॉल्व्स टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। पर्सनल टैक्स प्लानिंग में PPF, ELSS, LIC या जो NSC एक होता है जैसे जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो शामिल होते हैं। इट इंक्लूड्स रिटायरमेंट प्लानिंग। फ्यूचर के लिए पेंशन है, PF है और जो शायद रिटायरमेंट फंड्स हैं उनकी प्लानिंग भी टैक्स प्लानिंग का पार्ट होती है। इट कंसीडर्स एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। टैक्स प्लानिंग में एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का प्रॉपर यूज किया जाता है। इट हेल्प्स इन वेल्थ मैनेजमेंट। जो सही टैक्स प्लानिंग है उससे इनकम बचती है और वेल्थ ग्रो होती है। इट इम्प्रूव्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन। रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वजह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप होता है। इट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म टैक्स एफिशिएंसी। लॉन्ग टर्म में जो टैक्स प्लानिंग है उससे मिनिमम टैक्स के साथ जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो हमको मिलता है। अब बात करते हैं एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस की। एग्जेम्पशंस रिड्यूस टैक्सेबल इनकम। एग्जेम्पशंस जो होते हैं वो इनकम होती है जो टैक्स के रेंज में नहीं आती, इससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। डिडक्शन आर अलाउड अंडर सेक्शंस लाइक 80C। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और शायद 80D इसमें इसके लिए अंडर ये जो डिडक्शन है वो मिलते हैं। दे इनकरेज सेविंग्स। गवर्नमेंट डिडक्शंस देकर लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट करती है। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट गिव्स डिडक्शन। जैसे होम लोन है कि जो इंटरेस्ट है उस पर टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर डिडक्टेबल। लाइफ इंश्योरेंस और जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उनके जो प्रीमियम है उन पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस टैक्स बर्डन। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से टोटल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। लिमिट्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। हर डिडक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। प्रॉपर यूज लोवर्स टैक्स लायबिलिटी। अगर एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का सही यूज किया जाए तो टैक्स की अमाउंट काफ़ी कम हो सकती है। अब आता है हेड्स ऑफ इनकम। इनकम इज क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है। सैलरी इनकम इंक्लूड्स वेजेस। जो सैलरी हेड है उसमें सैलरी, वेजेस, बोनस और जो अलाउंसेस होते हैं वो आते हैं। हाउस प्रॉपर्टी इनकम इंक्लूड्स रेंट। जो हाउस प्रॉपर्टी से मिलने वाली जो रेंट है वो इनकम इस हेड में आती है। बिजनेस इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट।
जो बिजनेस या जो प्रोफेशंस हैं उनसे जो हमको इनकम मिलती है वो बिजनेस इनकम कहलाती है। कैपिटल गेन्स अराइज फ्रॉम एसेट सेल, प्रॉपर्टीज, शेयर्स या जो गोल्ड है वो बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन्स कहते हैं। अदर सोर्सेज इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट, लॉटरी या जो गिफ्ट हैं जैसी जो इनकम्स होती हैं ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंक्लूड की जाती हैं। क्लासिफिकेशन हेल्प्स टैक्स कैलकुलेशन, इनकम को हेड्स में डिवाइड करने से टैक्स कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ईच हेड हैज सेपरेट रूल्स, जो हर हेड है उसके अपने एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस और कैलकुलेशन रूल्स होते हैं। अब बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम की। इट इज टोटल इनकम बिफोर डिडक्शंस। ग्रॉस टोटल इनकम वो इनकम होती है जो डिडक्शंस लगाने से पहले की होती है। इट इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स, इसमें सभी 5 हेड्स ऑफ इनकम की इनकम इंक्लूड होती है। लॉसेस कैन बी एडजस्टेड, सर्टेन लॉसेस हैं या को इनकम से सेट ऑफ या एडजस्ट इसमें किया जा सकता है। इट इज़ बेस फॉर टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन ग्रॉस टोटल इनकम से ही स्टार्ट होती है। डिडक्शन आर अप्लाइड आफ्टर दिस, सेक्शन 80 के जो डिडक्शंस हैं वो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद ही अप्लाई होते हैं। इट डिटरमाइंस टैक्स लायबिलिटी, ग्रॉस टोटल इनकम के बेसिस पर फाइनल टैक्सेबल इनकम डिसाइड होती है। एक्यूरेट कैलकुलेशन इज एसेंशियल, अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो टैक्स गलत हो सकता है। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर कैलकुलेशन से टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट और फेयर बना रहता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, जो अभी अप्लाई है। इट गवर्न्स इनकम टैक्सेशन इन इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है इंडिया में इनकम टैक्स का मेन लॉ है, जो बताता है कि किस पर कितनी और कैसे टैक्स लगेगा। इट डिफाइंस इनकम एंड टैक्स रेट्स, इस एक्ट में इनकम की डेफिनेशन दी गई है और टैक्स रेट्स स्लैब्स एक्सप्लेन किए गए हैं। इट प्रिस्क्राइब्स डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस, एक्ट में बताया गया है कि कौन कौन से जो डिडक्शंस हैं वो 80C 80D जो भी वो होते हैं और एग्जम्पशंस अलाउड हैं। इट इंश्योर्स टैक्स कंप्लायंस, ये लॉ इंश्योर करता है कि लोग सही तरीके से टैक्स कैलकुलेट, पे और रिटर्न को फाइल करें। इट प्रोवाइड्स पेनल्टीज फॉर डिफॉल्ट्स, अगर कोई टैक्स नहीं देता है या गलत डिटेल्स देता है, टैक्स चोरी करता है, तो एक्ट के अंडर पेनल्टी और इंटरेस्ट कैसे दिया जाए वो भी इसमें बताया गया है। इट इज अमेंडेड रेगुलरली, गवर्नमेंट बजट के थ्रू इस एक्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस करती रहती है। इट अप्लाइज अक्रॉस इंडिया, इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होता है। इट इंश्योर्स रिवेन्यू कलेक्शन, इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को डेवलपमेंट और जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनके लिए रिवेन्यू मिलता है। टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेशन, इसको समझते हैं। टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है लोग के अंडर रहकर टैक्स कम करना, जो बिल्कुल लीगल है। टैक्स एविशन इज इलीगल, टैक्स एविशन में टैक्स छुपाना या गलत इंफॉर्मेशन देना शामिल होता है जो कि इलीगल माना जाता है। अवॉइडेंस यूजेस लॉफुल प्रोविजंस, टैक्स अवॉइडेंस में डिडक्शंस, एग्जम्पशंस और रिबेट्स के का लीगल यूज किया जाता है। इवेशंस इन्वॉल्व्स हाइडिंग इनकम, टैक्स इवेशंस में जो इनकम है उनको छुपाना, फेक एक्सपेंसेस दिखाना ताकि इनकम कम हो जाए, जो जैसे काम है वो होते हैं।
अवॉइडेंस इज एक्सेप्टेबल। गवर्नमेंट और लॉ टैक्स अवॉइडेंस को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये रूल्स के अंदर ही आता है। एविशंस लीड्स टू पेनल्टीज। टैक्स एविशंस करने पर हैवी पेनल्टी या इंटरेस्ट और जो जेल तक की संभावना भी बनती है। लॉ डिस्करेजेस एवेशन। इनकम टैक्स एक्ट एवेशंस को स्ट्रिक्टली डिस्करेज करता है और पनिश करता है। एथिकल प्लानिंग सपोर्ट्स अवॉइडेंस। सही और एथिकल टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि टैक्स अवॉइडेंस को फॉलो तो करना, ना कि एवेशंस को। हो काफ़ी देर से एक्सप्लेनेशन चल रहा है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग एक ही वीडियो में हम करेंगे अब कवर। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नीड फॉर इंश्योरेंस। इसका मतलब है इन पैरा पॉइंट, इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। मतलब इंश्योरेंस का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अगर कोई लॉस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इलनेस हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो फाइनेंशियल हेल्प करती है। यही नहीं, जैसे ये आईपीएल होते हैं, इसमें भी ये इंश्योरेंस करवाते हैं। जो भी आईपीएल में प्रॉब्लम हो, क्रिएट हो, उनके जो भी पे किया जाता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। इट कवर्स अनफोर्चुन रिस्क। लाइफ में कई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट है, फायर है, डिजीज है। इंश्योरेंस ऐसे अनफोर्सीन रिस्क को कवर करता है। इट इंश्योर्स इनकम सिक्योरिटी। अगर अर्निंग मेंबर के साथ कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस फैमिली की इनकम को सिक्योर करता है, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से या उसके थ्रू। इट रिड्यूसेस फाइनेंशियल लॉस। काफ़ी बड़े जो लॉस है उनका बर्डन इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है, जिससे इंडिविजुअल पर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आता। इट प्रमोट सेविंग्स हैबिट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में रेगुलर प्रीमियम पेमेंट की वजह से सेविंग की हैबिट डेवलप होती है। इट प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। इंश्योरेंस होने से फ्यूचर की टेंशन कम होती है और जो मेंटल सेटिस्फैक्शन है, पीस ऑफ माइंड, वो हमको मिलता है। इट प्रोटेक्ट्स डिपेंडेंट्स। मतलब पॉलिसी होल्डर को अगर कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस अमाउंट डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए मिलती है। इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंश्योरेंस कंपनी सेविंग्स को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में लगाती हैं, जिससे इकोनॉमी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनती है। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कवर्स रिस्क ऑफ डेथ। जैसे कि पता है, लाइफ इंश्योरेंस का जो मेन पर्पस होता है वो पॉलिसी होल्डर की डेथ का जो रिस्क है वो कवर करना होता है, ताकि जो फैमिली है उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू फैमिली। अगर अर्निंग मेंबर की जो है डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस अमाउंट फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। इट इंक्लूड्स टर्म एंड एंडोमेंट प्लान्स। लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान्स जो कि पूरे प्रोटेक्शन और एंडोमेंट प्लान्स जो कि सेविंग प्लस प्रोटेक्शन दोनों शामिल होते हैं। इट एनकरेजेस लॉन्ग टर्म सेविंग्स। रेगुलर प्रीमियम पेमेंट की जो वजह है उससे लॉन्ग टर्म सेविंग्स हैबिट डेवलप हो जाती है। प्रीमियम आर अफोर्डेबल। आजकल के जो टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, इसलिए कॉमन लोग भी इसको ले पाते हैं। टैक्स बेनिफिट्स आर अवेलेबल। लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम और मैच्योरिटी अमाउंट पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अंडर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इट इज सपोर्ट्स फाइनेंशियल प्लानिंग। लाइफ इंश्योरेंस फ्यूचर गोल्स जैसे एजुकेशन है, मैरिज है, रिटायरमेंट है, उसकी प्लानिंग में हेल्प करता है। इट इंश्योर्स इनकम रिप्लेसमेंट। पॉलिसी होल्डर की को कुछ हो जाने के बाद इंश्योरेंस अमाउंट
लॉस्ट इनकम को रिप्लेस करती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस। हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटलाइजेशन है, मेडिसिन्स है, और जो ट्रीटमेंट का जो भी खर्च होता है उसको कवर करता है। इट रिड्यूसेस हॉस्पिटल कॉस्ट बर्डन। जो बड़े मेडिकल बिल्स का जो प्रेशर है वो इंश्योरेंस कंपनी हैंडल करती है, जिससे फैमिली पर बर्डन कम होता है। इट कवर्स क्रिटिकल इलनेस। कई हेल्थ पॉलिसीज में क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर है, हार्ट डिसीज है, उनको कवर किया जाता है। इट ऑफर्स कैशलेस ट्रीटमेंट। जैसे नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ये अपने अंडर में कुछ हॉस्पिटल्स को रखते हैं। तो इनके जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। हॉस्पिटल जो भी रिकवरी अमाउंट है वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से ले लेती है, जिसमें पेशेंट को कैश पे नहीं करना होता। प्रीमियम्स आर टैक्स डिडक्टेबल। हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होते हैं वो पर सेक्शन 80D के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलता है। इट इम्प्रूव्स हेल्थ केयर एक्सेस। इंश्योरेंस होने से लोग अच्छी हॉस्पिटल्स और टाइमली ट्रीटमेंट ले पाते हैं। इट प्रोटेक्ट सेविंग्स। मेडिकल इमरजेंसी में लाइफ सेविंग्स खर्च होने से बच जाती है। इट एंश्योर्स टाइमली ट्रीटमेंट। इंश्योरेंस होने की वजह से ट्रीटमेंट डिले नहीं होता और टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता है। हो सकता है एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगी सभी इंश्योरेंस को समझे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर्स लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस घर घर है, बिल्डिंग है, या जो भी एसेट्स है उसके लॉस को कवर करता है। जैसे कि बताया था, जैसे आईपीएल वगैरह होते हैं, ये इस इंश्योरेंस को करवाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फायर एंड थेफ्ट। इट्स इंश्योरेंस में जो भी फायर या चोरी, नेचुरल क्लेमिटीज जैसे जो भी रिस्क हैं वो कवर होते हैं। इट कवर्स बिल्डिंग्स एंड एसेट्स। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में बिल्डिंग के जो साथ उसमें जो भी एसेट्स होती है उसके अंदर वो भी इंश्योर्ड होते हैं। इट रिड्यूसेस फाइनेंशियल लॉस। प्रॉपर्टी डैमेज होने पर इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है, जिससे लॉस जो है कम हो जाता है। इट इंश्योर्स एसेट प्रोटेक्शन। मेहनत से बनाई हुई जो भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे उनको सिक्योर रखने के बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये इंश्योरेंस होते हैं। जैसे कोई नई गाड़ी लेता है तो वो अपने व्हीकल का भी इंश्योरेंस करा के रखते हैं। फिर आता है प्रीमियम डिपेंड्स ऑन वैल्यू। प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी प्रीमियम उतना ही ज़्यादा पे करना होगा। इट इज़ एसेंशियल फॉर बिजनेसेस। बिजनेसेस के लिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लॉस से बचाव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इट प्रोवाइड्स रिस्क कवरेज। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस फाइनेंशियल रिस्क को ट्रांसफर कर देता है इंश्योरेंस कंपनी पर। फिर आता है क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। इट कवर्स लोन रीपेमेंट रिस्क। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस लोन लेने वाले की को कुछ हो जाने का रिस्क कवर करता है। इट प्रोटेक्ट्स बोरोर्स फैमिली। अगर बोरोवर्स को कुछ हो जाए तो फैमिली पर लोन का बर्डन नहीं आता। इट इंश्योर्स लोन सेटलमेंट। इंश्योरेंस अमाउंट से आउटस्टैंडिंग जो लोन है वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाते हैं। इट रिड्यूस लेंडर रिस्क। बैंक या लेंडर का जो कोई डिफॉल्ट रिस्क है वो इसमें कम हो जाता है। इट इज़ लिंक्ड विद लोन्स। ये इंश्योरेंस जो है वो होम लोन, पर्सनल लोन हो गया, या जो भी एजुकेशन लोन है उनके साथ जो है लिंक होते हैं। प्रीमियम इज लो। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम यूजुअली जो है वो काफ़ी लो होता है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जो बोरोवर्स होते हैं और उसकी जो फैमिली होती है उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। इट इंश्योर्स पीस ऑफ माइंड।
लोन रीपेमेंट का जो टेंशन है वो इसमें कम होता है और पीस ऑफ माइंड मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। इट कवर्स प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। ये इंश्योरेंस प्रोफेशनल मिस्टेक्स या जो नेग्लिजेंस हैं उनसे होने वाले जो क्लेम्स है उनको कवर करता है। इट प्रोटेक्ट्स डॉक्टर्स एंड लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस होता है। इट कवर्स लीगल एक्सपेंसेस। लीगल केस होने पर कोर्ट फीस और लॉयर की जो फीस होती है वो इंश्योरेंस से कवर होती है। ठीक है। इट रिड्यूसेस फाइनेंशियल लाइबिलिटी। जो काफ़ी बड़े कॉम्पेंसेशन होते हैं उनको क्लेम का फाइनेंशियल बर्डन इसमें कम हो जाता है। इट बिल्ड्स प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस। इंश्योरेंस होने से जो प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस है उसके साथ काम कर पाता है। इट प्रोटेक्ट्स रेपुटेशन। लीगल डिस्प्यूट्स हैंडल होने से प्रोफेशनल जो इमेज है और रेपुटेशन है वो सेफ रहती है। इट इंश्योर्स रिस्क मैनेजमेंट। ये इंश्योरेंस इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल का काम करता है। इट सपोर्ट्स प्रोफेशनल प्रैक्टिस। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस से जो है सिक्योर प्रोफेशनल प्रैक्टिस पॉसिबल हो पाती है। अगला टॉपिक आता है रिटायरमेंट प्लानिंग गोल्स। इंश्योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद इनकम सोर्स जो है वो बंद हो जाता है, इसलिए गोल होता है कि जो ह्यूमन है वो अपने खुद के पैसों पर डिपेंड रहे, किसी और पर नहीं। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि डेली एक्सपेंसेस, मेडिकल नीड्स और लाइफ स्टाइल के लिए रेगुलर इनकम अवेलेबल हो। मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रिटायरमेंट के बाद भी ह्यूमन अपनी करंट लाइफस्टाइल जैसे रहना, खाना, ट्रैवल और सोशल एक्टिविटीज मेंटेन करना चाहता है। रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल होता है कि इनकम कम होने के बाद भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरने ना पाए। मैनेज पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस। रिटायरमेंट के बाद भी जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है वो होते हैं, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ट्रैवल के हैं, मेडिसिन्स के हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग से इन सब एक्सपेंसेस को क्लियरली मैनेज किया जा सकता है। बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ चीज़ों के जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। सो रिटायरमेंट प्लानिंग का जो इम्पोर्टेंट गोल है वो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे, ताकि फ्यूचर में जो भी अमाउंट है वो कम ना हो। इंश्योर रेगुलर इनकम। सैलरी बंद होने के बाद भी मंथली या ईयरली रेगुलर इनकम मिलती रहे, जैसे पेंशन है, एन्युटी या इंटरेस्ट है। ये रिटायरमेंट प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर है रिड्यूस डिपेंडेंसी। रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल होता है कि आफ्टर 60 ईयर्स में जो चिल्ड्रन या रिलेटिव्स हैं उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना रहना हो, तो अपना खुद का फंड हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहती है। ये इसका कुछ मेन वो है। प्लान हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। ओल्ड एज में मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्थ केयर और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के लिए अलग से प्रोविज़न किया जाता है। अचीव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ओवरऑल गोल होता है कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ स्ट्रेस फ्री, सिक्योर और फाइनेंशियली स्टेबल रहे, बिना किसी भी मनी की टेंशन किए। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। पहला, एसेस रिटायरमेंट नीड्स। सबसे पहले ये एनालाइज किया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा चाहिए होगा।
एस्टिमेट फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस हैं जैसे डेली कॉस्ट, मेडिकल, ट्रैवल, इन सब का एक एस्टिमेट लगाया जाता है। डिटरमाइन रिटायरमेंट एज, ये डिसाइड किया जाता है कि किस एज में रिटायरमेंट लेनी है, जैसे 58 में लेनी है, 60 में, या 65 ईयर्स में। फिर सेलेक्ट सुटेबल इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पीपीएफ, एनपीएस या म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्लान्स सिलेक्ट किए जाते हैं। स्टार्ट सेविंग अर्ली, जितनी जल्दी सेविंग्स स्टार्ट होती है उतना ज़्यादा जो है कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग के सेविंग्स काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। रिव्यू प्लान रेगुलरली, टाइम के साथ इनकम, एक्सपेंसेस और गोल्स चेंज होते हैं, इसलिए प्लान को रेगुलरली रिव्यू करना जरूरी होता है। एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न्स एडजस्ट किए जाते हैं। एंश्योर स्टेडी इनकम, फाइनल एम होता है कि रिटायरमेंट के बाद स्टेडी इनकम या गारंटेड इनकम फ्लो मिले। इसके अगला टॉपिक है पेंशन प्लान्स इन इंडिया। पेंशन प्लान्स प्रोवाइड रिटायरमेंट इनकम। इस टॉपिक को करने से पहले ये समझ लें कि पेंशन्स अब मिलनी बंद हो गई हैं, गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को अब बंद कर दिया है। सो पेंशन प्लान्स रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम सोर्स प्रोवाइड करते हैं। एनपीएस इज पॉपुलर पेंशन स्कीम। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम, इंडिया का एक पॉपुलर और गवर्नमेंट सपोर्टेड पेंशन स्कीम है। ईपीएफ प्रोवाइड्स रिटायरमेंट सेविंग्स। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जॉब के साथ ही ये लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स भी बनाता रहता है। दे ऑफर टैक्स बेनिफिट्स, पेंशन प्लान्स में इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। दे इंश्योर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होने की वजह से फ्यूचर सिक्योर होता है। कंट्रीब्यूशन इज रेगुलर, पेंशन प्लान्स में मंथली या ईयरली रेगुलर कंट्रीब्यूशन देना होता है। रिटर्न्स डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी रिटर्न्स है वो मार्केट बेस्ड या फिक्स्ड हो सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। दे सपोर्ट ओल्ड एज इनकम, पेंशन प्लान्स जो है आफ्टर 60 ईयर्स में इनकम का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रिवर्स मॉर्गेज। फर्स्ट पॉइंट, रिवर्स मॉर्गेज इज फॉर सीनियर सिटीजन्स। जो रिवर्स मॉर्गेज होता है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। ये उनके लिए डिज़ाइन की गई स्कीम है, जिसमें यूजुअली 60 ईयर्स या उससे जो ज़्यादा एज के लोग हैं वो एलिजिबल होते हैं। इट अलाउस इनकम फ्रॉम हाउस, इसमें घर को बेचे बिना उससे इनकम मिलती रहती है, मतलब हाउस की जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट इनकम मिलती है। ओनरशिप रिमेन्स विद द बोरोवर, इस स्कीम में प्रॉपर्टी की ओनरशिप मालिक के पास ही रहती है, बैंक सिर्फ लोन प्रोवाइड करता है। नो रिपेमेंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इसमें लाइफ टाइम में रिपेमेंट नहीं होती, इसलिए ईएमआई या लोन प्रेशर की जो टेंशन है इसमें वो नहीं होती। इट प्रोवाइड्स रेगुलर इनकम, रिवर्स मॉर्गेज से मंथली या पेरियोडिक रेगुलर इनकम जो है वो मिलती रहती है, जो रिटायरमेंट लाइफ में सपोर्ट करती है। सुटेबल फॉर रिटायर्ड पर्सन, ये स्कीम रिटायर्ड पर्सन के लिए बेस्ट होती है क्योंकि फिक्स्ड इनकम के साथ एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिलता है। प्रॉपर्टी एक्ट्स एज सिक्योरिटी, इसमें प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में यूज होती है, जिसके बेस पर लोन अमाउंट जो है वो डिसाइड की जाती है। इट इम्प्रूव्स कैश फ्लो, रिवर्स मॉर्गेज कैश फ्लो इम्प्रूव करता है, जिससे मेडिकल और डेली एक्सपेंसेस इजीली मैनेज हो जाते हैं।
अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, स्टेट प्लानिंग। इट इंक्लूड्स विल्स एंड ट्रस्ट। स्टेट प्लानिंग में विल्स और जो ट्रस्ट है वो इंक्लूड होता है, जो एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियरली डिफाइन करता है। ये वो होता है जिसमें ये प्लान किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसके टेक ओवर होगी, एक तरीके से कहें उसका वारिस कौन होगा। तो इसमें यही प्लान किया जाता है। इट अवॉइड्स फैमिली डिस्प्यूट्स। प्रॉपर स्टेट प्लानिंग से फैमिली डिस्प्यूट्स अवॉइड होते हैं क्योंकि सब कुछ पहले से ही क्लियर और डिसाइड होता है। इट इंश्योर्स स्मूथ सक्सेशन। इससे एसेट्स का स्मूथ सक्सेशन इंश्योर होता है बिना लीगल कॉम्प्लिकेशंस के। इट कंसीडर रिस्क टॉलरेंस एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स। स्टेट प्लानिंग में रिस्क टॉलरेंस और रिटर्न एक्सपेक्टेशन को कंसीडर किया जाता है ताकि एसेट्स एफिशिएंटली मैनेज हो सके। इट प्रोटेक्ट्स बेनिफिशरीज। इसमें जो भी उनका बेनिफिशियरी होता है, स्पाउस होते हैं जैसे चिल्ड्रन हैं और डिपेंडेंट्स हैं, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। इट इंश्योर्स लीगल क्लैरिटी। स्टेट प्लानिंग लीगल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि सब डिसीजंस कानूनन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेड होते हैं। इट प्रिजर्व्स वेल्थ। प्रॉपर प्लानिंग से वेल्थ प्रिजर्व होती है और अननेसेसरी जो भी टैक्सेस हैं या लॉस है वो कम होते हैं। स्टेट प्लानिंग मैनेज एसेट ट्रांसफर। स्टेट प्लानिंग एसेट ट्रांसफर को सिस्टमैटिकली मैनेज करती है जिससे फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल रिस्क ना आए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। इसी के साथ हमारा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का सिलेबस कंप्लीट होता है। इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड करें, समझें, और मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।